अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए निजकारी आबिद हुसैन भाइयों साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद आपके वक्त का। नाज़रीन, ये यंगेस्ट कैबिनेट मेंबर थे 5-10 दिन के लिए, उसके बाद इन्हीं की पार्टी के चेयरमैन जब मिनिस्टर बने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो फिर ये सेकेंड यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ पहले चंक में थोड़ा सा जरा आपकी मिनिस्ट्री प्राइवेटाइजेशन के हवाले से गपशप मारेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा सियासी रंग भी देखेंगे कि क्या चढ़ाने जा रहे हैं और किधर जा रही है सियासत, वो भी जानना शुरू करेंगे। प्राइवेटाइजेशन बड़ा अरसा कवर करते रहे, बड़े अरसे से कोई प्राइवेटाइजेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। फुल फ्लेज मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री है, लेकिन हम तो ये कर रहे थे कि शायद कोई थोड़ा सा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पिछले अदवार में फिर लास्टली जो प्राइवेटाइजेशन, बड़ी मेजर प्राइवेटाइजेशन हुई वो मुशर्रफ साहब के दौर में, और उसके बाद शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी कुछ यूनिट्स प्राइवेटाइज हुए थे, लेकिन उसके बाद एक खामोशी। फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है, क्या वजह है? क्योंकि जब आप मिनिस्टर बने थे तो मुझे याद है आपने बताया था हमें कि हम कोई भी चीज़ प्राइवेट सेक्टर में नहीं करेंगे, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर भी होगा तो G2G होगा, गवर्नमेंट की गारंटीज होंगी ताकि कोई भी सवाल ना उठा सके आने वाले दिनों में। तो व्हाट इज द स्टेटस, कोई प्रोजेक्ट्स ऑन कार्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जमीर भाई इनवाइट करने का। प्राइवेटाइजेशन मुल्क में 90s से लेके इसको वे फॉरवर्ड देखा जा रहा है कि जो SOEs या गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती, एंड इट्स नॉट गवर्नमेंट्स जॉब टू हैंडल देम, उनको बेटर परफॉर्म करवाने के लिए पहले ये कॉन्सेप्ट था कि सेल आउट किया जाए, एंड देन उससे जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, एंड वो लायबिलिटी बनने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बने। रिसेंट ईयर्स पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की वजह से इट हैज़ ऑलवेज बीन सीन, हमेशा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है प्राइवेटाइजेशन का। शोर मच जाता है कि जी फैमिली सिल्वर बेच रहे हैं, PIA बेच रहे हैं, फ्लैग कैरियर बेच रहे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स ने, कुछ हमारी अदालतों ने भी उसको बहुत चीज़ें ये TV पे भी हाईलाइट होती हैं और इसका शोर मचता है, और शोर मचने की वजह उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। हम अभी तक एज अ नेशन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सके हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड विद दीज SOEs, और ख़ास तौर पे जो बर्डन है वो बर्डन लायबिलिटी के तौर पे बढ़ता जाता है सालों साल। गवर्नमेंट्स फैसला नहीं कर पाती हैं कि इनको किस तरीके से हैंडल किया जाए। अभी जैसे ये गवर्नमेंट आई, सो वी हैड टू सिट डाउन, डिसाइड करना था कि हम किस तरीके से जो टाइम स्पैन है इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरीके से इसको पॉजिटिव वे में जो ग्रीवेंसेस लोगों की हैं, ऑब्वियसली उन SOEs में एम्प्लॉइज भी हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर लीगल मैटर्स दैट पर्टेन टू। हम सुना करते थे आबिद के गोल्डन हैंडशेक स्कीम्स होती थी, वॉलंटियर हैंडशेक्स होते थे, इस किस्म की चीजें हुआ करती थी। वो अभी भी ऑफर आती हैं, बट पीपल आर नॉट विलिंग, क्योंकि जॉब कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो वो लोग उस चीज़ को उस तरीके से अडॉप्ट करें। तो हमारा ये जहन में था कि इसको इस तरीके से लेके जाया जाए आगे कि जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी दूर की जाए। अब फॉर एग्जांपल स्टील मिल की रुकावट बनने की बहुत सारी वजूहत थी। जो लैंड थी वो जो दी गई थी वो सिंध प्रोविंस की तरफ से दी गई थी, वहाँ पे जो लेबर काम कर रहा है दे डिडंट वांट टू बी लेड ऑफ, तो और देन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ गया, उसकी वजह से तो लिमिटेशंस आ गई। हमारा ऑलरेडी प्रोसेस इतना लेंदी है प्राइवेटाइजेशन का कि इट टेक्स टाइम, प्लस दीज लीगल मैटर्स, प्लस दीज लेबर मैटर्स। पीपल्स पार्टी वुड नेवर, कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो लेबर को ले ऑफ करके और ये चीज़ें आगे लेके चले। सो हमें वो उन मसाइल को जहन में रख के आगे चलना है, और चल भी रहे हैं। स्टील मिल का मसला है,
और कुछ इदारे हैं जिन पे बात चल रही है। PIA के मुतालिक बात कर रहे थे। इफ यू अलाउ मी, आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की एक निजी टीवी के प्रोग्राम में। प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा दें तो फिर, ताकि प्राइवेटाइजेशन पे ही बात हो रही है, चले वो अभी आता है तो हम आपको सुनवाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की थी PIA के स्पेसिफिकली हवाले से। कुछ अर्सा पहले एयरपोर्ट्स के हवाले से बात हो रही थी। दैट आल्सो केम अंडर द एम्बिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। Yes, it will once it's on the table to go forward with that. मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। हम स्टील मिल को जिस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं, इस वक्त इट्स कॉस्टिंग अराउंड 15 बिलियन रुपीस पर एनम ऑन द गवर्नमेंट एक्सचेकर। अब हम सेल भी नहीं करना चाहते। वी वांट टू ब्रिंग इन रिवाइव दैट स्टील मिल, ताकि ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा जनरेट हो, प्लस वो रेवेन्यू भी जनरेट करे मुल्क के लिए, रादर देन बीइंग अ बर्डन। इसी तरीके से काफ़ी सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनको बेहतर परफॉर्म करवाने के लिए, कि ना कि सिर्फ वो मुल्क के ऊपर बर्डन बने, बट ऑल्सो क्रिएट मोर जॉब्स, ना कि ये लोग जो ऑलरेडी जॉब्स पे हैं वो सिक्योर हों और ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट हों, और प्लस वो रेवेन्यू भी जनरेट करे इदारा। इस लिहाज से बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे भी आपने बताया, एयरपोर्ट्स पे बात हो रही है, PIA पे बात हो रही है, पर वो इस माहौल में हो रही है कि इनको PPP मोड में या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाया जाए, ताकि दे कैन परफॉर्म बेटर। जिन लोगों का काम है, इट्स गवर्नमेंट कैन नॉट रन। ऑफ कोर्स दैट्स बिल्कुल, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बट द पॉइंट इज कि जब भी कोई जिक्र आता है सामने, फिर मैं रूजवेल्ट की बात करूंगा, वो अभी कुछ दिन पहले दोबारा फिर हाईलाइट हुआ था, हालांकि फिर पता चला कि जी इट्स नॉट लाइक दैट। बड़ा वो प्राइम एक चीज है जो आपके पास है इस वक्त, तो उसमें क्यों नहीं मतलब चलते आगे इस तरीके से चलें कि वहां पे आपके ऊपर उंगली भी ना उठे, और वो प्रोजेक्ट, बिकॉज इट्स अ प्राइम लोकेशन। मैं तो रहा भी हूँ रूजवेल्ट में, और जरदारी साहब के दौर में ही, पीपल्स पार्टी के दौर में ही UNGA के कवर करने के लिए गया था। देखिए, प्राइम प्रॉपर्टी हमेशा कहा जाता है, ऑब्वियसली इट्स ऐसी जगह पे जहाँ है प्राइम, पर जिस कंडीशन में अभी है, इट्स नॉट प्राइम एनीमोर। अगर वी डोंट हैंडल इट प्रॉपर्ली राइट नाउ, वो नहीं रहेगी। अगर लैंडमार्क हो जाती है, इट्स गोइंग टू गेट इनटू, इट्स गोइंग टू अर्न नथिंग। क्या पाकिस्तान उसमें और पैसा डाल के और उसको रन करने की फिर से वही कोशिश करता रहे, या कोई ऐसे कंपनीज को या मुल्कों को लाया जाए जो ऑलरेडी होटल बिजनेस में काम कर रहे हैं, ताकि वी कैन बी पार्टनर्स। उस वजह से G2G लॉ पे भी बात हो रही थी, लाया भी गया। मोस्ट वायबल ऑप्शन G2G हो जाए तो उसमें तो किसी का इंटरेस्ट नहीं, फिंगर पॉइंटिंग नहीं होगी, प्लस उसका वो इतना ओपन हैंडेड उसका ट्रांजैक्शन होगी कि एवरीबडी वुड नो अबाउट इट। प्लस आपको रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होगा, बल्कि इन्वेस्टमेंट कोई और उस पे, आपके डेड एसेट पे इन्वेस्टमेंट कहीं और से आएगी। सो इट विल बी अ पार्टनरशिप रादर देन सेलिंग आउट एन एसेट। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि जी वो फैमिली सिल्वर बेच दिया और देखें जी वो खा गया। आपसे पिछली गवर्नमेंट में जुल्फी बुखारी साहब पर इल्जामात लगते रहे, वो आके क्लैरिफिकेशन देते रहे। रूजवेल्ट वहीं पे खड़ा हुआ है। मैन ऑन द लेज मूवी आपको पता है कि कितनी मशहूर हुई, और जब भी रूजवेल्ट कहीं पे हाईलाइट होता है तो उसकी मूवी का भी वो जिक्र आ जाता है। सो अगर लैंडमार्क डिक्लेयर हो जाता है तो फिर हमें कुछ नहीं मिलता उसका। क्या मिलेगा? आप उस प्रॉपर्टी के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते, आप उसको वैसे के वैसे से फोल्ड करेंगे जिस कंडीशन में वो है। आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा टाइम उस कंडीशन में सस्टेन कर पाएगा, रादर देन उसकी डीवैल्यूएशन हो जाएगी। तो इट्स नॉट बेनिफिशियल। कितना है मतलब इस वक्त अंडर डिस्कशन है, इट्स नॉट के कोई फाइनलाइज हो चुकी है चीज़, अंडर डिस्कशन है। और देखें, जाहिर बात है हम आगे का सोच के ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर 20 साल से रूजवेल्ट सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन और हेट्रेड टू एनीबॉडी, एनी गवर्नमेंट रहेगा, तो इसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुल्क का ही नुकसान होगा, मतलब आगे नहीं चल सकेंगे। देयर इज नो पॉइंट इन इट। वी हैव गॉट अ सॉर्ट ऑफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक बात कर रहे हैं, दिलचस्प बात है, क्योंकि नेशनल फ्लैग कैरियर है, एक जमाने में प्राइड ऑफ द कंट्री था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने बहुत से मुल्कों की एयरलाइंस भी बनाई। क्या कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी, और जरा सुन लें।
बात वही तकरीबन के गवर्नमेंट्स का काम नहीं है कारोबार चलाना, लेकिन बात यह है कि 1 रुपए में आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक जमाने में बात होती थी जब एमसीबी प्राइवेटाइज हुआ तो तब भी कहते थे कि 1 रुपए में भी वायबल था, बेच देते इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द बर्डन। इट्स नॉट कि 1 रुपए में चला जाएगा, इट्स द शेयर वैल्यू के मतलब जितने मिलियन शेयर्स हैं या जितने बिलियन शेयर्स हैं जितने भी, वो 1 रुपए में एक शेयर बिकेगा। So, हालात वाकई इतने खराब हैं। देखें आज जगह मैं बोलती हूँ नहीं बहुत अच्छे हालात हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। थिंग्स आर गेटिंग बेटर एवरी डे, Okay. and if we don't take decisions now, They'll get to worst. okay, they'll get to worst. I think we are at the worst condition right now. We need to fix. We need to start acting on it now rather than wait and see the. कैबिनेट में प्रपोजल गया है, पीआईए डिस्कस होता है, काफ़ी जगहों पे होता है, कैबिनेट में भी होता है, सीसीओपी में भी होता है। एंड देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या वो चाहेगी कि मुल्क को किसी तरीके से नुकसान हो? फैसले, मुश्किल फैसले लेने पड़ेगे, ख्वाह वो हमारी गवर्नमेंट हो, ख्वाह वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। आपको याद होगा 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, देन इवन आसिफ ज़रदारी साहब ने ये चीज़ कहा था कि वी नीड टू डू अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते, चीजें डिस्कस बैठ के कर लेते, ऑन टेबल बैठ के कर लेते। कहीं पे रिलक्टेंस नजर आती है कि वो यार नहीं भाई हम छोड़ो यार, हम पहले गवर्नमेंट्स ने नहीं किया, हम भी नहीं करते यार, एवी मतलब बदनामी होगी कि जी नेशनल फ्लैग कैरियर बेच दिया, पाकिस्तान स्टील मिल बेच दी, वो छोड़ो रहने दो। हमारा मसला ये है कि हम इसको सही प्रोस्पेक्ट में ना देखते हैं, ना दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ सही से बट आबिद, whose responsibility it would be? everybody's as a nation we have to act as a nation. It cannot be anybody's single responsibility, it has to be a collective responsibility. मतलब कोई डिसीजन हो तो उसकी ओनरशिप होनी चाहिए और सबको देखें आज एक रेकोर्डिक का मसला है, वो किन वजूहात से आके कहाँ फंसा और मुल्क आज किस नहज पे उस मसले में फंसा हुआ है। बट देन इवन अगर आज उस पर फैसला लेने की ज़रूरत है, जो बुरी पोजीशन थी उसको किसी अच्छे वायबल तरीके से रिजॉल्व करने की आज हो रहा है, मजबूरन हो रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप टाइमली उन चीज़ों को बैठ के सोचें और उस पर पॉलिटिक्स ना करें, बल्कि उसका पॉजिटिव सोल्यूशन। यस, आपको उस लेबर का भी सोचना है, आपको जितने भी उस एंटिटी के साथ लोग मुंसलिक हैं उनका भी सोचना है, बट ऑल्सो टेक इट फॉरवर्ड कि आपको मुल्क का भी सोचना है। बहुत बड़ा डिसीजन था जब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिट मतलब पीटीसीएल जब प्राइवेटाइज हुआ, तो वो भी उस वक्त भी यही वॉलंटियर हैंडशेक, कितना लोग थे, ले ऑफ करना था, बट हैपेंड। और अब गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं है, तो क्या चीज माने है, मतलब व्हाट इज स्टॉपिंग द गवर्नमेंट? आई डोंट गेट इट। थिंग इज कि देखें 4 साल में चले लेट्स स्टार्ट विद द एयरपोर्ट्स, एटलीस्ट कोई एक जगह से तो शुरू कर। दे आर अंडर डिस्कशन। आप हम सबको मिलके, मैं सहाफ़ी भाइयों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कैन वी पुट इट इन अ राइट डायरेक्शन, कि हमारे मसलों को समझा जाए, मुल्क के मसलों को, कहता हूं मुल्क के मसलों को समझा जाए और उसको प्रॉपर जा रहा है rather than मतलब मैं तो चाहूंगा कि we should not as in कि मैं करूं। आज पीपल्स पार्टी का एक मिनिस्टर बैठा हुआ है on privatization ministry. It's not that, it's anybody who comes on this position has to take tough decisions, and we should take tough decisions to make things better. चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और I'll be, क्योंकि मैं इकोनॉमी पे एक ज़माने में रिपोर्टिंग भी करते रहे, प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की, नवीद कमर साहब जब थे तब भी बहुत रिपोर्टिंग होती रही। और वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है नाज़रीन, वो ब्रेक के बाद आपको आगे बताते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री जो है वो एक स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में भी रही है और एक पार्टी में भी रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आबिद भाइयों साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी यंग वाइब्रेंट लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यंग फेडरल कैबिनेट के मेंबर हैं। यंगेस्ट नहीं, वो मैं पहले बता चुका हूं, यंगेस्ट इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं कैबिनेट के मेंबर। आबिद, मुझे एक बात बताएं कि एक तो ये कि ये प्राइवेटाइजेशन सिंधी ज्यादा नहीं गवर्न करते रहे काफी अरसे? Maybe that's luck. It was by your choice या बस just came के जी आपने प्राइवेटाइज? नहीं, I was never into
कि I would be a cabinet member, but पार्टी ने जो फैसला किया, I had to. और पोर्टफोलियो प्राइवेटाइजेशन पार्टी जैसी. अच्छा, ओके. तो कौन कौन रह चुके हैं क्विकली इफ वी कैन गो बाय? नवीद कमर साहब, नवीद कमर साहब, मोहम्मद मियां सुमर साहब, हफीज शेख साहब एंड मुफ्ता इस्माइल भी. सिंधी चलें. और फिर आप भाइयों साहब कुछ ऐसा ख्वाजा आसिफ साहब रहे और ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर बैंक के केसेस भी बने थे प्राइवेटाइजेशन के मामले पे. अच्छा, इन्वेस्टर्स आर रिलक्टेंट जब आप टेबल पे चीजें रखते हैं. लोग जी लेट्स सपोज कि जी ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट रखा है, ये कराची एयरपोर्ट रखा है. आर द इन्वेस्टर्स विलिंग, दे वांट टू जंप ऑन इट, या थोड़ा सा डर रहे हैं? सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से. इस वक्त पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है ना, जो क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो पिछले 4 साल किया है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही को परवान चढ़ाते रहे. इट हैज़ नॉट हेल्प द कंट्री. प्लीज स्टॉप इट नाउ. अकाउंटेबिलिटी मतलब उन्होंने rather than focusing on governance, rather than policy issues, economy, they've more been focused on individuals. कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस तरीके से प्रेशराइज करना है. मैं आपको एक वाकया बताऊं, आई यूज्ड टू लाफ ऑन इट, कि अमेरिका में खड़े होके अगर आप मुल्क को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप वहाँ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक जेल में एक कैदी है, उसके कमरे में एसी लगा हुआ है और मैंने हुक्म दे दिया निकाल दो. What kind of thoughts do you have? Where do you stand as a prime minister? You were never a prime minister. You did not represent Pakistan in the manner you should have represented. So where we are today is because of that, lack of thought about. चलें, honeymoon is over, 8-9 months हो गए. अभी भी मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टर इज शाय. Yes, definitely. जी, आपको बहुत पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन की आप प्रोसेस तो स्टार्ट कर देते हैं, उसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसके लीगल मैटर्स बहुत ज़्यादा अराइज हो जाते हैं, उसका प्रोसीजर इतना लंबा है कि कंपनीज आर नॉट विलिंग इन दैट मैनर कि जिस ख्वाहिश का इज़हार उनको करना चाहिए. और हम भी वो एसेट्स लेके जाते हैं ऑब्वियसली जो ऑलरेडी एक लायबिलिटी बने हुए होते हैं. हम वो फैसले अगर पहले ले लेते जब लायबिलिटी कम थी तो वो ज्यादा आसान होता. हम उसको आखिरी स्टेज तक पहुंचा. But you haven't given up on that. No, obviously not. Why would I see whatever I can do in the time frame that I have? I'll be pushing hard. मायूसी है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है. होनी नहीं चाहिए. होपफुल मायूसी नहीं होनी. मायूसी गुनाह है. बिल्कुल सही है. थोड़ा सा चलते हैं सियासत की तरफ से. इमरान खान साहब बड़ा शोर मचाते हैं कि जी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध में अब मैं यूं जाऊंगा और यूं करके झुल्लू फेर दूंगा क्योंकि सैलाब में कुछ किया नहीं. और हमने देखा मतलब ऑब्वियसली और विजुअल्स भी, और आज आपको तो शायद नहीं पता होगा लेकिन आपके विजुअल्स हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत उस वक्त वायरल थे जब आप सैलाब के दिनों में गए हुए थे. और इफ आई रिमेंबर करेक्टली एवरीवन फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बी इट मेंबर और कैबिनेट मेंबर, उसको हुक्म था कि वो हल्के में हो. देखिए, पीपल्स पार्टी इतना टाइम हो गया, ये बार बार नारे आते रहते हैं कि मैं कोई भी, बहुत लोगों ने क्लेम किया कि हम जाके सिंध में पीपल्स पार्टी को वाइप आउट कर देंगे. शायद हम उस चीज़ को उस तरीके से यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, बट देन जो अवाम ने हमें तीसरी दफ़ा मैंडेट दिया है, देयर मस्ट बी रीज़न, राइट, कि पीपल्स पार्टी इतना डिलीवर करी है. मैं ये नहीं कहूँगा कि इश्यूज़ नहीं हैं, बट वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू गो फॉरवर्ड, वी हैव टू हैंडल दोज इश्यूज़ इन द मैनर, द कैपेबिलिटीज़ एंड द फाइनेंशियल इश्यूज़ दैट देयर आर इन द कंट्री. सिर्फ ये क्लेम करना, आए थे, पहले भी आए थे, पीपल्स पार्टी को वाइप आउट करने की इन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत अलग अलग तरीकों से, not only politically but in manners as well. He tried to push People's Party down, but he couldn't. अभी भी obviously सैलाब से नुकसानात हुए हैं. आज भी आपके चीफ मिनिस्टर कहीं गए हुए थे सैलाब. देखिए, हमें कंटिन्यूसली लोगों के साथ वहाँ कनेक्ट रहना है क्योंकि हम वहीं से आते हैं और वहीं से समझते हैं हमें इज्जत मिल के हम इस जगह पे पहुंचे हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
इतना लार्ज उसका मैग्नीट्यूड था इस बरसात से जो फ्लड्स हुए, नुकसानात हुए, कि यू कांट हैंडल इट अलोन एट उसी वक्त, जबकि आपको इदारों ने भी इतना पॉइंट आउट नहीं किया था कि इस हद तक नुकसान मैग्नीट्यूड ये होगा। तो ऑब्वियसली जब वो हो गया तो उसको आप कवर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें पहला इशू क्या आ रहा था कि आपको लोगों को रहना, खाना पीना प्रोवाइड करना, बाकी चीजें फेज वाइज है, रिकंस्ट्रक्शन है। अब जहाँ पे क्रॉप्स तबाह हो गई हैं, लोग जो भी उनके पास था वो लगा चुके थे, ऑलरेडी लगा चुके थे, तो सेकंड फेज में लोगों के पास पैसा नहीं था कि सेकंड क्रॉप लगा सकें। इवन इफ द लैंड वाज अवेलेबल वो नहीं कर सके थे। सो द गवर्नमेंट केम और अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो अभी भी लैंड नहीं रिक्लेम हो सका, कुछ एरियाज में। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 85-90% लैंड जो है वो पानी से खाली हो गया, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई है। कुछ एरियाज हैं जहां अभी भी नहीं हुए, अभी भी वहां पे लोग टेंट्स में रह रहे हैं, अभी भी उनको खुराक की ज़रूरत है, और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जा सके, पर मैग्नीट्यूड इतना। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे ब्लेम लगा। अभी हाल ही में मैंने देखा कि जी गंदम जा रही थी और गंदम गायब हो गई, यानी कि सिंध के अंदर गई और मतलब गायब हो गई। देखिए चोरी हो गई, किस तरह हो गई, कहाँ गई, किधर गई। देखिए इल्जामात पीपल्स पार्टी पे शुरू दिन से लगते आ रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ये लगते आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी उन इल्जामात को फेस भी करती आ रही है, उनके लीगली भी फेस करती आ रही है, और अपना काम भी करती आ रही है। दैट इज व्हाई इट स्टिल एग्जिस्ट इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। खान केपी और पंजाब डिसॉल्व कर देता है, कैबिनेट में डिस्कशन होती क्या हो रहा है, क्या ऐसा डिस्कशन कुछ नहीं है, इट्स नॉट डिसॉल्व कर देता है, इलेक्शन हो जाएंगे, क्या कोई फेयर नहीं है। ये मैसेजिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है चाहिए कि यार ना करें, इमरान खान को मना करें। देखें इमरान खान नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे चुके हैं, व्हाट हैपेंड? कभी उन्होंने बोला था हम दे दिया है, फिर बोला कि अभी तक हम कंफ्यूज हैं, कोर्ट में जाके कुछ और स्टेटमेंट। सो ही इज अ कंफ्यूज मैन। वो पहले बोल देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि करना कैसे। सो अगर कर देते हैं जी बिस्मिल्लाह, इलेक्शन हो जाएगी। सिंध हाउस में मंडी क्यों लगी थी, चलें ये बता दें। लगी थी कि नहीं लगी? ये गलत, अभी दोबारा लगेगी? ये गलत सोच। पंजाब भी बचाने के लिए, या पंजाब में चौधरी परवेज लाई आपके कैंडिडेट हो सकते हैं? देखें कितने लोग हैं जो पार्टीज की तरीकेकार से नाराज होते हैं और होते रहते हैं, क्योंकि दे डोंट लाइक द वे पार्टीज आर वर्किंग, और दे डोंट लाइक कि आपने क्या कहा था मैनिफेस्टो में और आज आप क्या कर रहे हैं। दे डोंट लाइक इट। सिंध हाउस का ये, मैं खुद वहां पे मौजूद था जब ये चीज हो रही थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई पैसों की या कोई ऐसी बात हो। देयर वर ग्रीवेंसेस बाय उनके अपने पार्टी के लोग, दे डिडंट वांट टू स्टैंड विद देम। हालांकि इमरान खान तो वो था, जब आपको याद होगा कि जब आया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ट्रैप में फंस गए। फिर आपके खिलाफ किसने जो आप बाद में नारे मारते रहे कि किसी इदारे ने किया है, बाहर से हुआ है, आप उनकी वो वीडियोस उठा के देख लें। जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए मूव हुआ था मोशन, तो उस वक्त शुक्र और हंस रहे थे, कह के मार रहे थे कि मेरे ट्रैप में फंस गए। कहते थे कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकलूंगा तो मैं ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। फैन फॉलोइंग यकीनन बहुत बढ़ गई। खतरनाक लग रहे हैं? मुझे तो खतरनाक नहीं लग रहा है, मुझे खतरनाक वो अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए लग रहे हैं ज्यादा। अच्छा, खुदकुश बम्बार मतलब वो तो शौकीन है खुदकुश बम्बार बनने के, और वो अभी बने हुए हैं। तो मेरा अंदाजा है जो भी सेंसिबल पॉलिटिशियंस हैं जिनको चुन चुन के इन्होंने इकट्ठा किया था, आई डोंट थिंक दे विल सिट इन हिज बोट एनी लॉन्गर। अच्छा, मतलब वो जंप आउट कर जाएंगे देखें की कश्ती में से। देखें कोई भी पॉलिटिशियन है वो किसी खुदकुश बम्बार के पीछे चलने से क्या कहती है लीडरशिप, क्या कहती है परवेज इलाही साहब के मतलब? जरा थोड़ा सा आज खबर भी दे देना, बता दें। नहीं, मुझे वक्त आएगा तो देखेंगे। परवेज इलाही साहब को तो पार्टी ने पहले भी ऑफर किया था, आपको याद होगा, बट देन सर्टेन थिंग्स चेंज एंड देन ही स्टूड वेयर ही वांटेड टू स्टैंड। मे बी देन उनके बेटे ने भी वो बता दिया कि हमें कहाँ से हुक्म आया था स्टैंड, बट दैट इज समथिंग एल्स। एज ए पीटीआई नहीं डिलीवर कर सके, ही इज डन डील, क्योंकि आप उनका 4 साल का रिकॉर्ड देख लें, व्हाट डिड ही डू?
4 साल इलेक्शंस कब होंगे? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अभी तो यही अगस्त में टेन्योर पूरा होगा, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर दोबारा सैलाब खौफनाक सिचुएशन होगी तो अल्लाह ना करे, हम देखें इलेक्शन खुदा ना करे। देखें इस वक्त जितना मुल्क का नुकसान हुआ है, जो फाइनेंशियल हालात हैं, और सिर्फ मुल्क हमारे में नहीं है, दुनिया में इस वक्त हालात इस किस्म के हैं कि और हमारे जैसा मुल्क उन नुकसान को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। चलें ठीक है, मतलब अभी मतलब ये दुआ ये है कि कुछ ना कोई नुकसान ना हो, इलेक्शंस अक्टूबर में हो जाएं, अल्लाह करे। लेकिन जब आप कहते हैं कि जी मुल्क की इकोनॉमी, तो इंटरनेशनली रिसेशन भी था, आई एग्री, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। 2021 आपका जो फिस्कल ईयर था, उसके इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों की गवर्नमेंट ने आके रिलीज किया, ग्रोथ रेट, फिर उसके बाद 21-22 का प्रोविजनल नंबर, इट वाज गुड। देखिए इस वक्त ऑयल प्राइसेस कहाँ पे हैं, क्या चल रहा है, आप सिर्फ आप इंटरनल जो इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इट्स मोर ऑफ दैट रादर देन ये हालात जो खराब हैं उसकी वजह से ज्यादा फाइनेंशियल नंबर्स इसी वजह से खराब हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अदरवाइज आपका बिजनेस किस तरह लाएंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्विकली? देखिए जब तक सेंस प्रिवेल नहीं करेगी और लोग सैनिटी प्रिवेल नहीं करेगी तब तक नहीं होगा। किसमें? सब पॉलिटिकल पार्टीज में। आबिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज बड़ा मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करने में, लेकिन अब आपको तंग करते रहेंगे गाहे बगाए, और इंशाल्लाह फिर भी आएंगे और फिर ज्यादा सियासी गुफ्तगू भी करेंगे। वंस अगेन बहुत बहुत नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप आएंगे तो हमारे साथ होंगे अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जानी पहचानी शख्सियत, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, और वो हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लीगल मैटर्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तमाम अदालतों में इनकी प्रेजेंस होती है, चाहे ये वहाँ खुद हो या ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी। क्या है तोशाखाना में से क्या निकालना चाहती है हुकूमत? हुकूमत ने क्या निकालना है? हुकूमत ने तो महल मोहसिन रांझा थे, उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त डाली थी, और उसमें इमरान खान साहब फिर डिस्क्वालीफाई भी हुए थे 63(1)(p) के नीचे। और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कहा था कि इन्होंने 2018, 19 और 20 के दौरान बतौर प्राइम मिनिस्टर जो तोशाखाना से तहाइफ लिए, और उनकी एक इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉर्म होता है, वो इलेक्शन एक्ट 173, उसमें जो है वो जाहिर करना होता है आपको वो तमाम गिफ्ट्स। अब वो उन्होंने जाहिर नहीं किए, और फिर उसके बाद बेचे, और आमदनी भी आई और वो भी जाहिर नहीं किया। तो इन गोशवारों की बुनियाद के ऊपर उनको पहले तो डिस्क्वालीफाई किया गया था, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो गए, और उसमें जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन ने क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स थी उसके लिए सेशन को, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है इलेक्शन कमीशन का, उसकी तरफ से फिर वो दरख्वास्त वहाँ पे गई, वो रेफर जो है मुकदमा किया गया था, और उस मुकदमे के ऊपर क्या आया, सेशंस कोर्ट इसको सुने या ना सुने, उस पर मेंटेनेबिलिटी के ऊपर फैसला महफूज कर लिया था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में। तो आज जो था उसकी अनाउंसमेंट थी, और उसमें उन्होंने कहा कि प्राइमा फेशियाई ये बात दुरुस्त साबित होती है, जो कंप्लेंट आई है कि इन्होंने ना सिर्फ ये कि तहाइफ जो हैं वो छुपाए हैं, अपने जो गोशवारे थे, और उसके अलावा आमदन के जो ज़रिया है वो भी मिस डिक्लेरेशन है। तो बादियो नज़र में जो है ये केस बनता है, तो लिहाजा इमरान खान साहब का जो है वो ट्रायल शुरू किया जाएगा। अब उसके लिए इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 9 जनवरी को तलब कर लिया है। इमरान खान साहब कल कह रहे थे कि मैं तो चाहता हूं कि मैं किसी ऐसे फोरम पे जाऊं, लीगल फोरम पे, और ये तोशा खाना हो, और फिर दुनिया देखेगी कि अल्लाह मियाँ उनकी मदद करेगा और वो सुर्खरू होकर निकलेंगे। जाहिर है जिस पे इल्ज़ाम होता है वो हर शख्स जो है वो यही कहता है, और उनको अल्लाह करे, मेरी भी ख्वाहिश है कि वो इस तोशा खाना के रेफरेंस से या केस से बच जाएं। कयूम सिद्दीकी को
ये करप्शन ज्यादा बड़ी लगती है या मॉरल करप्शन ज्यादा लगती है? देखिए, मॉरल करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, जबकि आपका सारे का सब बिल्कुल ठीक है, कानून के अंदर जो भी कि आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं खरीद नहीं सकते हैं। कानून तो ये कहता है कि आप रिटेन कर सकते हैं। ओके, एक सर्टेन है कीमत, उसको देके आपको आप एक गिफ्ट मिला है, आप वो उसके पैसे देके रिटेन रख सकते हैं। रियासत को मिला ना, रियासत से आप ले सकते हैं कि जी मैं इसको रख सकता हूं अपने सीने से लगा के, कि अपने अच्छे वक्तों की आपकी निशानी ये रखी जा सकती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब तो जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं वो तो ये अरबों का सोना के जेवरात, अब ये अरब मतलब आई डोंट नो, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आज तलाल चौधरी साहब ने इल्जाम कल रिपोर्ट हमने फाइनल कर ली है। आज तलाल चौधरी साहब ने ऊपर बैठ के, वैसे तलाल चौधरी साहब किस कैपेसिटी में कर रहे थे? सलमान शहबाज साहब ने किस कैपेसिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन देखें बात ये है कयूम सिद्दीकी साहब का सवाल था कि सुलेमान शहबाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो प्रेस टॉक कर ली थी। ये तो बाकायदा एक बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। But anyways, he is the son of the prime minister, but he don't belong to any political party. पब्लिक ऑफिस नहीं है, कोई पब्लिक ऑफिस नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि अगर मेरे अब्बा हैं तो मैं उनको। लेकिन बात ये है कि उस तरह की मुझे तो गलत लगता है कि इस तरह से की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं नहीं छोड़ूंगा ये नहीं, वो बताते हैं कि हाँ आप किसकी तरफ से क्या नहीं छोड़ेंगे, क्या नहीं करेंगे। एनीवेज, ये तो अब दस्तूर चल निकला है। अगर इमरान खान साहब मुसलसल जो है वो एक दूसरे के ऊपर बगैर सबूत के चोर, डाकू, डकैत कहते रहते हैं, अदालतों से बरी होने वाले मुकदमात में भी वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी ये तो चोर हैं। जो एक माहौल जो बन चुका हुआ है वो तो अपने आपको ज़्यादा बेहतर है। और फिर दूसरी तरफ से आता है कि जी इमरान खान साहब एनआरओ मांग रहे हैं कि मुकदमात ख़त्म करो, मैं असम्बली है तो ये सारी बातें जो हैं ज़ेब दास्तान हैं। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब का अब होने शुरू लगा है ट्रायल। अब इस ट्रायल को अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ ये किस तरह से शुरू होगा, तो वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आज से कैसे होगा। क्योंकि फिर हमने जरा नैब के हवाले से जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए हैं ऑनरेबल जजेस के। हाँ, उस पर भी जरा मैं चाहूंगा आपका। देखिए, अब ये होगा ये कि इनको जाती तौर पर पेश होना, ये क्रिमिनल ट्रायल है और इसमें पेश होके इनको जाती तौर पर मचलके देने पड़ेंगे, जमानती मचलके दाखिल करने पड़ेंगे कि ये हर पेशी के ऊपर पेश होंगे, क्योंकि अब सेठिया में ट्रायल नहीं हो सकता। तो ये मुल्जिम का ज़ाती तौर पर पेश होना ज़रूरी है वहाँ पे। उसमें इनको जो है वो पहले कागजात दिए जाएंगे, 7 दिन का वक्त दिया जाएगा और इनका जवाब आएगा और जवाब आने की सूरत में आगे मुकदमा चलेगा और फिर इसके बाद चार्ज फ्रेम होगा, जिसके बाद एविडेंस ले डाउन होगी, जिस पे इमरान खान साहब को भी कटहरे में आना पड़ेगा, अपना बयान देना पड़ेगा और उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन भी होगा। और इसी तरह से जो एविडेंस आएगी, जो गवाहान पेश होंगे, उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन दोनों सूरतों में करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है वो दलाइल होंगे और फिर जो भी ट्रायल का फैसला आएगा वो होगा। सही है। अब आ जाएं, जरा रिमार्क्स आ रहे थे कि भाई लगता ऐसे है कि ये उन्होंने तरामीम की हैं नैब ऑर्डिनेंस में, नैब लॉ में, और उन लोगों ने मतलब किए हैं जिन्होंने फायदा लिया उससे। ये रिमार्क्स ये जो है मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल ये कल की जो है वो समात के अंदर ये हुआ और वो समात जो थी ये 2-3 दिन जो थे बड़े अहम थे और ये सिलसिला शुरू हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं ख्वाजा हारिस, आपको पता है कि इमरान खान साहब के वकील हैं और नैब तरमीम को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया हुआ है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो उनके वकील जो हैं तकरीबन 1 महीने 28-29 घंटे की समातों में उनके दलाइल जारी थे, मतलब कई महीनों से ये जारी है। तो वो अपनी कंक्लूड करने से पहले मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि मैंने आपके आखिरी दिन के लिए 2 सवाल रखे हुए। तो वो 2 सवाल जो हैं वो 3 दिन पहले पूछे गए कि पहला तो सवाल ये था कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान क्यों नहीं आते, उनको इस्तिस्ना क्यों हासिल है, इस सवाल का जवाब दीजिए। और दूसरा सवाल जो था कि जब लोग आपको मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजें और एक पार्टी बाहर निकल जाए और सड़कों पर बात करे तो उसका फिर क्या लोकल स्टैंड बनता है, जबकि वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद भी है। तो कल जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ख्वाजा हारिस साहब जो है उन्होंने दोनों सवालों का जवाब दिया और उन्होंने लुब लबाब यही था कि वो कह रहे थे कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो
एक हद तक वो आ सकते हैं, सर्विंग जो फौजी अफसरान हैं वो, जो कि वफाकी या सूबाई कॉर्पोरेशंस के अंदर आते हैं, तो फिर वो नैब के परव्यू में आते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो रिटायर्ड हो जाएं तो फिर नैब ऑर्डिनेंस की सद के अंदर वो आ सकते हैं। तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो यही कह रहे थे कि जनाब इतने बड़े बड़े केसेस खत्म हो गए ना, 50 करोड़ से ऊपर जितने वो, मतलब वो सारे वो कह रहे हैं कि जी फायदा इन्होंने ले लिया है। इमरान खान साहब कहते हैं ये नैब में जितनी तरामीम है इन्होंने NRO 2 ले लिया उससे। देखिए, नैब में तरामीम तो पार्लियामेंट में आप चले जाते, रोक लेते, पार्लियामेंट में जाएं और फिर उसके बाद ये है कि ठीक है, अभी तो वो अदालत देख रही है कि आया ये कवानीन कानून के मुताबिक हैं या इनके मुताबिक हैं या नहीं है। तो असल में ख्वाजा हारिस साहब या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि आप पार्लियामेंट को डायरेक्शन देंगे वो इन कवानीन को सख्त करे, तो उस पर अदालत पूछ रही है कि हम कैसे ये डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर ये कर भी दें हम, तो क्या पुराना कानून बहाल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो रिपील हो चुका है वो, तो उसको लेकिन उनका कहना यह है कि अदालत जो है वापस पार्लियामेंट में बैठे और जाके फिर वहां पे उसको टेक अप करें। तो उसमें फिर जब ये पार्लियामेंट की बात हुई तो जिसपे गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 जो है वो फ्रेजेस इस्तेमाल किए थे कि प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है और फिर पार्लियामेंट्री कैप्चर है। ये उस वक्त हुआ था जब ये हो रही थी बात, तो उन्होंने कहा कि ऐसी असेंबली जो कि प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड ना हो, उसने लेजिस्लेशन के बाद ये भी सूरत देखनी है। और फिर उस पर जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि एक ऐसी सूरत में जबकि जो है वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं असेंबलियों से, और वो अपनी कुछ लोग जो है पार्टी लाइन्स या पार्टियों को जो है वो डायरेक्शंस देते हैं, और फिर उसके ज़िम्मन में ऐसी लेजिस्लेशन आती है जिससे चंद लोगों को उसके साथ उससे फायदा पहुंचता है। तो ये इस तनाजुर के अंदर जो है वो बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी। Where do you see this going, this NAB ordinance? नैब तरामीम जो है वो, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं, मतलब एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर 50 करोड़ से कम की करप्शन के केसेस हैं और वो नैब अदालतों में नहीं चलेंगे तो वो कहाँ चलेंगे, ये एक सवाल जो है वो सामने है। फिर दूसरी बात है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि शायद अदालत जो है वो उसके ऊपर जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा पहले सवाल तो ये है कि पार्लियामेंट की क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने भी फैसले हैं जो जिनको सामने रख के किया है। और फिर इमरान खान साहब के दौर के अंदर आपको याद है कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर ऑर्डिनेंसेस के जरिए से कई तरामीम की गई थी, और जो मेजॉरिटी तरामीम है को बहुत सारी चीजें वो मिली थी एक्निक को, प्राइम मिनिस्टर को, इनको सबको निकाला गया था, डिसीजंस को चैलेंज नहीं हुआ। ये सारी चीजें जो है ये निकाली गई थी, और उसकी वजह यही थी, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, स्टैंड स्टिल हुआ हुआ है। ये भी बात जो है वो अदालत के अंदर हुई, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये भी तासुर है। और फिर जब इन्होंने करप्शन का एक इंडेक्स जो है वो दिया कि जो 2002 से लेके और 21 तक का देखें आप करप्शन जो है कहाँ पे है, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि उस वक्त तो नैब ऑर्डिनेंस था, तो करप्शन उस वक्त का रैंक पे तब भी यही था। लास्ट मिनट है, आपकी कोर्ट की लैंग्वेज, बादियुल नजर में सियासत किधर देख रहे हैं? बादियुल नजर में सियासत किधर देख रहे हैं? परवेज इलाही साहब और ये इमरान खान साहब। परवेज इलाही साहब, मुझे ये समझ नहीं आती कि 400 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज से क्या कहते हैं मैं असेंबली तोड़ दूंगा, ये दिस इज अच्छा चले, ये तो आपका बादियुल नजर हो गया। तो देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी फौरी तौर पर, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मुकदमात और तारीखें असेंबलियां तोड़ने की आसपास ही साथ साथ ही घूम रही। 17 को कहते हैं आ जाऊंगा और अनाउंस करूंगा और 23 को करूंगा, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ उन्होंने कहा, वो खत भी लिखा है कि जनाब हमारे इस्तीफे कबूल करें, चाहे एक एक को बुलाएं। अगर स्पीकर एक एक को बुलाए तो 130 दिन तो वो इसमें लगा देगा। तो वो तो नेशनल असेंबली है ना, केपी और पंजाब तो उन्होंने डिसॉल्व करनी है। डिसॉल्व करनी है, इमरान खान साहब नहीं कर सकते ना। इमरान तो नहीं कर सकते, इमरान खान साहब करेंगे, होगी नहीं होगी। ये भी एक बहुत बड़ा ये भी एक बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन बन के सामने आएगा कि असेंबली जिसको मुंतखब करते हैं पाकिस्तान के अवाम 5 साल के लिए, उसको किसी एक शख्स के सियासी इरादों की तकमील के लिए क्या तोड़ा जा सकता है? ये बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन बनेगा। जो 5 साल नहीं तो फिर 5 साल से पहले आप रिजाइन करके भी क्यों जा रहे हैं कि मतलब 5 साल तो फिर बिल्कुल तो नेशनल असेंबली का भी सवाल आता है। यही सवाल कल भी आया था कि मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे कि आइन ये कहता है जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया कय्यूम सिद्दीकी साहब आपके बात का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।